Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 मई 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को उस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सोलोमन आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर हैं, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है साइक्लोन यास के बारे में। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था साइक्लोन यास जाकर हिट हुआ है कौन कौन से रीजन में, वेस्ट बंगाल में और ओडिशा में, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचाई है इसने। और उस तबाही के अंदर एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भी ऐड कर दिया गया है, वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस वाले रीजन में भी काफ़ी भारी भरकम नुकसान हुआ है इस साइक्लोन यास की वजह से। उसी के बारे में ये छोटा सा आर्टिकल दिया है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई, देखो सुंदरबन में साइक्लोन यास की वजह से बर्बादी नहीं हुई है, पहले भी बहुत सारे साइक्लोन्स आ चुके हैं, जैसे कि मई 2020 में अम्फान आया था, नवंबर 2019 में बुलबुल आया था, मई 2019 में फ़ानी आया था, अब यहाँ पे ये 2021 में साइक्लोन यास आया है। तो इन सब ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है सुंदरबंस के रीजन के अंदर। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैप में सुंदरबन कहाँ पर है, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो साइक्लोन यास है इसको जो नाम दिया है वो कौन सी कंट्री ने दिया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो साइक्लोन्स के नाम हैं वो कंट्रीज़ मिलकर देती हैं, और कितनी कंट्रीज़ है उसके अंदर 13 कंट्री हैं, इंडिया भी उसके अंदर मेंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो साइक्लोन यास है ये नाम दिया गया है ओमान के द्वारा, याद रखना। और साइक्लोन यास का जो नाम है वो रिलेट किया गया है फ्रेग्रेंस से, यानी खुशबू से। ओके, नाउ अब मैं आपको मैप दिखा देता हूँ ये सुंदरबंस कहाँ पर है। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला मैप कहाँ गया, हाँ ये रहा, देख पाओगे ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। जो ये ग्रीन वाला रीजन है ये है सुंदरबंस वाला एरिया। ओके, इसको ध्यान से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी माना जाता है। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो यहाँ पर क्या बात करी गई है, अभी परसों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, हमने कल उसके बारे में सब कुछ डिस्कशन किया था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, कि जो कोविड-19 रिलेटेड इक्विपमेंट्स है किस किस चीज़ के ऊपर जीएसटी की छूट मिलेगी, किस किस चीज़ के ऊपर जीएसटी की छूट नहीं मिलेगी। किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, जैसे कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वैक्सीन्स, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। नाउ उसी को देखते हुए यहाँ पर अभी ज़रूरत है कि इस टॉपिक के ऊपर और चर्चा हो, और उसी की वजह से जो हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ग्रुप बना दिया है, उसका नाम दिया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। अब जो ये ग्रुप है ये भी डिस्कशन करेगा कि कोविड-19 रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसमें वैक्सीन भी आ जाती है, ठीक है, तो उस पर किस तरीके से छूट मिलनी चाहिए, ठीक है, जीएसटी को लेकर छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो इनके बारे में यहाँ पर ये जो ग्रुप है पूरा डिस्कशन करेगा, और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट देगा जीएसटी काउंसिल को, और वो रिपोर्ट आएगी 8 जून तक। तो पहले से एडवांस में आर्टिकल दे दिया गया है, 8 जून को रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद ही हम लोगों को कुछ पता चल सकता है। अभी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है अपना दिमाग लगाने से। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये एक छोटा सा आर्टिकल तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देख पाओगे यहाँ पर बात करी गई जो हमारे फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम साहब, इन्होंने बोला देखो वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है आज के टाइम पर वो देखने को मिल रहा है, लेकिन वैक्सीन कहाँ जा रही है हमें कुछ नहीं पता, वैक्सीन मिस हो रही है या नहीं हो रही है, पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं वैक्सीन के साथ, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उसको लेकर कैग की ऑडिटिंग बैठाई जाए, यानी कैग जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से देखे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, कैग क्या होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, और खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम वास्ट टॉपिक है। कैसे आप रिलेट करोगे मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो कैग के बारे में बात करी गई। इन्होंने बोला जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर जितनी भी मिस्ट्रीज़ हो रही हैं या फिर जो है पब्लिक आज के टाइम पर गुस्सा है पूरा का पूरा आप देख पाओगे, तो इसके ऊपर एक तरीके से ऑडिटिंग होनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए हो क्या रहा है बेसिकली, ये वैक्सीन की शॉर्टेज वगैरह क्या है, ये क्या कैसे कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर एक बैठक बैठनी चाहिए कैग की। ओके, ये मुद्दा था। नाउ अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो कैग है ना, अगर आप पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, जो कि पढ़नी ही होती है अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो पढ़नी ही पढ़नी है वाली बुक, तो उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 51 देखने को मिलेगा और वो चैप्टर नंबर 51 का नाम है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कैग पूरा का पूरा एक टॉपिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक छोटा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, जीएस पेपर 2 में आपकी पॉलिटी आती है। तो कैग की फुल फॉर्म क्या होती है हमने देख लिया। तो देखो ये जो कैग ऑफ इंडिया है ये एक अथॉरिटी है जिसको बनाया गया है आर्टिकल 148 के थ्रू। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा संविधान है, वहाँ पर आर्टिकल 148 में कैग के बारे में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे कैग का काम क्या होता है, जो हमारी सरकार है उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं और साथ ही साथ रिसीप्ट हैं, सरकार ने कितना कमाया है, सरकार कितने खर्चे कर रही है, उसको पूरी तरह से ऑडिटिंग करती है, देखती है कहाँ कहाँ पर खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ पर खर्चा नहीं हुआ है, कहाँ पर गलत तरीके से पैसा लगाया गया है। तो ये सब चीज़ों का जो ऑडिटिंग है वो पूरा का पूरा कैग करता है। ओके, उसके बारे में ध्यान रखना। जो रिपोर्ट्स होती हैं कैग की आप देख पाओगे वो पार्लियामेंट के अंदर पेश करी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फिर उसके बारे में डिस्कशन होता है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे जो कैग है उसके बारे में आपको हमारे संविधान में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसी चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। कैग इज़ रैंक्ड 9th यहाँ पे बोला जाता है। एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जज को स्टेटस दिया जाता है वही सेम स्टेटस हमारे कैग को भी दिया जाता है जो कैग ऑफ इंडिया होते हैं। नाउ अपॉइंटमेंट कैसा होता है, तो जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को भी कोई रिकमेंड करता है, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने वाला व्यक्ति हैं वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जाकर साइन करते हैं और बना देते हैं किसी पर्सन को कैग। ओके, और फिर अपॉइंटमेंट के टाइम पर जो भी कैग बनता है, ही हो या शी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, वो ओथ लेता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने। उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। और जो कैग है उसकी जो टर्म्स ऑफ एज है, मतलब एक तरीके से जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। 65 ईयर्स लास्ट तक वो है सर्व कर सकता है, या फिर 6 साल की टर्म होती है। आई होप आपको ये कैग के बारे में समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन ये है, करंट टाइम के कैग ऑफ इंडिया कौन है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, और इनसे पहले वाले कौन थे वो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, वो कौन थे वो भी बताना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है जहाँ पर बताया गया जो आईआईटी हैदराबाद है उसने एक ओरल सॉल्यूशन को डेवलप कर लिया, यानी कि जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूकरमाइकोसिस है, वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है आज के टाइम पर कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर। तो उसके लिए एक ओरल सॉल्यूशन मतलब खाने वाली दवा निकाल ली गई है। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर स्टेप उठाया गया आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। नाउ इसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, प्रोडक्शन कह रहा हूँ सॉरी, इस पर रिसर्च जो है वो 2 साल से इसके ऊपर स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं। नाउ अब जो ये टेक्नोलॉजी है अब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग और जो है इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया वो टैबलेट, एक टैबलेट है जो कि आप कह सकते हो 60 mg की टैबलेट होने वाली है, 200 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी इसकी, ईजिली जो है अफोर्डेबल है, सभी लोग इसको खरीद पाएंगे और इस ब्लैक फंगस से लड़ पाएंगे। तो ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकालें, तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक फंगस। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या फिर नई स्पीशी मिली हो, नई प्रजाति मिली हो जानवरों की, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ आप कह सकते हो ये जो बीमारी से रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड टॉपिक हैं वो आपके सारे जीएस पेपर 2 के अंदर आते हैं, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करें ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी बोला जाता है। और म्यूकरमाइकोसिस है क्या, बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंजाई के थ्रू होता है। यह आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ, आइज़ वगैरह सभी को जो है बुरी तरह से हिट करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आँखों पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, एक तरीके से दिखना वगैरह भी कम हो जाता है, आँखें सूज सी जाती हैं, बहुत बुरी सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नाउ ये ब्लैक फंगस होता कैसे है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जो डायबिटीज़ वाले पर्सन हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन ये बीमारी देखने को मिलती है। और जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट ये बताती है डायबिटीज़ वालों के अंदर ही जो है मेन ये ब्लैक फंगस देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भी बोला गया, देखो आज के टाइम पर कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर एकदम से कैसे बढ़ा है, क्योंकि उनको दिए गए हैं स्टीरॉइड्स, एक तरीके से इंजेक्शंस दिए गए हैं जिससे कि उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा है। ग्लूकोज लेवल बढ़ना मतलब कि शुगर लेवल बढ़ना, अगेन डायबिटीज़ वाली सिचुएशन
सिचुएशन आ जाना, तो उसकी वजह से भी देखने को मिला है कि ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं। नाउ सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है इसके, तो नोज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उसके बाद मैंने जैसा बताया आंखें सूज जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, जबड़े में पेन होता है, सर में दर्द होता है, बहुत सारी आप कह सकते हो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, दिखना कम हो जाता है, आंखें लाल सी देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो ट्रीटमेंट है अपने पास, ट्रीटमेंट है इसका। सबसे पहली बात एक आप कह सकते हो ड्रग है एम्फोटेरेसिन करके, तो एम्फोटेरेसिन बी ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करी जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे एम्फोटेरेसिन बी के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन भी बचता है, मान लो जैसे कि अगर आँख में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ये फंगस फैल चुका है, तो सिचुएशन ये होती है कि उस आँख को निकालना पड़ जाता है, ऐसी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही यहाँ पर अपना सकते हो, यानी कि अगर आप पहले से ही कुछ प्रिवेंशंस लेकर चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है बीमारी नहीं होगी। जैसे कि अपना ब्लड शुगर लेवल हमेशा चेक करते रहना, उसको एक कंट्रोल में रखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर इस बीमारी से बचना है तो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई सिम्टम्स लगते हैं तो उसको एकदम अर्ली ही डिटेक्ट कर लिया जाए, शुरू में ही जो उसको सही कर लिया जाए। नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ देखो नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है यूएस जो है जल्द ही डिसाइड करेगा वैक्सीन को लेकर कि किस तरीके से इंडिया के अंदर ये वैक्सीन भेजनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा। आपको मालूम होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी विजिट पर गए थे यूएसए की, वहाँ पर काफ़ी कुछ बातचीत करी है किस तरीके से हम लोग वैक्सीन को प्रोक्योर कर सकते हैं यूएसए के साथ। साथ ही साथ ये भी बताया गया जो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस हैं आज के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया, देखो इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया है, जैसे कि वैक्सीन को लेकर, कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किस तरीके से आज हम अपनी कंट्री के अंदर वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा मंगा सकते हैं, तो यूएस इसमें हेल्प कर सकता है। और यूएस एक टॉप की कंट्री है जिसने अभी तक हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है, इस कोविड-19 के दौर में। नाउ यहाँ पे और क्या बात करी गई है, देखो मैंने आपको बता दिया वैक्सीन के बारे में ही बात करी गई है, यहाँ से यहाँ तक आप देख पाओगे वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है। नाउ मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, देखो और किस किस चीज़ों के बारे में बात करी गई। इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में बात करी गई। आपको मालूम होगा एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के बीच में ये इश्यूज़ चलते ही रहते हैं। उसके बाद म्यांमार के बारे में सिचुएशन, जो म्यांमार के अंदर सिचुएशन आज के टाइम पर क्रिएट हो रही है, जो मिलिट्री कू चल रहा है बुरमा में, बर्मा यानी म्यांमार को ही बोलते हैं हम लोग। तो 1 फरवरी को जो मिलिट्री कू आया था, मिलिट्री ने वहाँ पे तख्ता पलट किया, तब से अभी तक कंट्रोल कर रखा है, तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया। उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के अंदर आज सिचुएशन क्रिएट हो रही है, किस तरीके की अफगानिस्तान से जो यूएस है वो अपनी आर्मी को विड्रॉ कर रहा है वहाँ से, ठीक है, सितंबर तक विड्रॉ कर लेगा पूरी तरह से। तो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अफगानिस्तान सरकार दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया था इस मीटिंग के अंदर। ओके, ये मीटिंग काफ़ी दिनों से न्यूज़ के अंदर है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई है। नाउ पेज नंबर 7 पर आएंगे तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड दिया जा रहा है हर एक बच्चे को, ठीक है, हर एक बच्चे को, ध्यान से सुनना, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऑरफैंड बच्चे जो हैं। अब ये कोविड-19 की वजह से उनके पेरेंट्स की अगर डेथ हो गई है तो उनको ये फ़ंड प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस फंड से उन बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने सैटरडे में अनाउंस किया है एक स्पेशल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। पीएम केयर्स मतलब आपको मालूम होगा पीएम केयर फंड जो है काफ़ी बड़ा डोनेशन अमाउंट यहाँ पर दिया गया था। तो जो है बच्चों के लिए अनाउंस किया गया है कि बच्चे जो कोविड-19 से आज के टाइम पर बच्चे गुजर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनकी हेल्प कर सकें, उनके लिए हर एक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड रखा गया है। मतलब कि 18 साल तक यहाँ पे आप कह सकते हो ये फ़ंड रखा जाएगा। उसके बाद अगर बच्चा पढ़ाई वढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, या फिर 18 साल के बाद, तो उसको वहाँ पर वो फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि आज के टाइम पर 577 कोविड-19 ऑर्फन्स हैं, ठीक है, मतलब 577 यहाँ पर आप देख पाओगे ऑर्फन्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करे गए हैं पूरे देश के अंदर, और उनकी यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। और बोला ये गया है लगभग जब तक वो 23 साल के होंगे तब तक ये पूरा का पूरा जो फंड है, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए तक का फंड है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे बेसिस पर मिलेगा, जिस तरीके से उनको अगर स्टडीज़ वगैरह करनी है तो उसके लिए यहाँ पर ये फ़ंड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
ना साथ ही साथ उन बच्चों को और भी बहुत सारा सपोर्ट दिया जाएगा। सपोर्ट किस तरीके से? सबसे पहले वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो कि गवर्नमेंट के साथ हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 11 से 18 साल की है वो एनरोल कर सकते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उन बच्चों को। या उन बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी है, साथ ही साथ जो कॉर्पस है वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, 10 लाख रुपए पर चाइल्ड यहाँ पे फंड बोल दिया गया है। और ये जो मंथली स्टिपेंड है वो भी ऑफर किया जाएगा इस कॉर्पस से ही, लेकिन 18 साल बाद यहाँ पे आप कह सकते हो ये स्टिपेंड जो मंथली आप कह सकते हो वजीफ़ा टाइप का जो चीज़ें होती हैं वो मिलनी चालू हो जाएंगी बच्चों को। और जो लमसम अमाउंट है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा 23, जब तक बच्चा 23 साल का होगा तब तक उसको ये पूरा का पूरा मनी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ के अंदर। ओके तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नाउ यहाँ पे हमने बात करी थी पीएम केयर्स की, तो ध्यान रखना पीएम केयर फंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, जो कि कोविड-19 के दौर में लाया गया और इस तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए यहाँ पर इस फंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पे इस वाले आर्टिकल को हमने डिस्कस कर ही लिया है कि पी चिदम्बरम साहब ने बोला है वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर कैग की बैठक बिठाई जाए। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 13 मोर कलेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे सिटीजनशिप देनी चाहिए, दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, एक सेकेंड गाइस, क्या कह दिया मैंने, जो 13 और ज़्यादा कलेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो जिनको एम्पावर कर दिया गया है वो लोग सिटीजनशिप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 13 कौन कौन सी जगह पर है ये, क्या आप कह सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो हुआ क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने एम्पावर किया, एक तरीके से पावर हाथ में दे दी है किसके, लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये पावर दी गई है। कहाँ कहाँ पर? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दे सकते हैं किसी पर्सन को, जो पर्सन आप कह सकते हो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के अंदर में आता हो, ठीक है, जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उसके अंदर आता हो। और वो कौन से पर्सन होने चाहिए, जो पाकिस्तान से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, अफगानिस्तान से आया हो, तो उन पर्सन को यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात करी जा रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो पिक्चर है, यहाँ पर ये कुछ हिंदू रेफ्यूजी हैं जो कि सिंध प्रोविंस यानी जो पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे पासपोर्ट दिखा रहे हैं अपना अहमदाबाद के अंदर। तो कुछ इस टाइप के इन लोगों को जो है ये सिटीजनशिप देने की बात करी जा रही है। तो मई 28 को आप कह सकते हो ये आप कह सकते हो इसके बारे में बताया गया कि देखो बेनिफिट देना चाहिए, जो भी यहाँ पे आज के टाइम पर माइग्रेंट्स हैं उन लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, जो भी पासपोर्ट से वीज़ा से आए हैं, चाहे वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, कोई भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान कहीं से भी आए हो, ठीक है, तो इनको यहाँ पर एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करवानी चाहिए। और वो जो सिटीजनशिप है वो मिलेगी अंडर द सेक्शन 5 एंड अंडर द सेक्शन 6, ओके। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके हाथ में ये पावर्स दी गई हैं, ओके। नाउ सिटीजनशिप ध्यान रखना एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, ठीक है, आप समझ पाओगे, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जहाँ पर स्टेट सेंटर दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। नाउ सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ये पावर्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है स्टेट्स को, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर ये सिटीजनशिप एक्ट जो है चलता है, साथ ही साथ जो सिटीजनशिप वगैरह लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है, सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, बात करी गई है टेरर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में। देखो एनआईए ने ना चार्जशीट लागू कर दी है, दो आप कह सकते हो पर्सन के ऊपर, हिजबुल और मुजाहिदीन है, ठीक है, ये वर्कर्स थे, कहीं पर टेरर कॉन्स्पिरेसी किया है, टेरर से रिलेटेड यहाँ पे आतंकवादी से रिलेटेड कुछ केस है। ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों को एनआईए के बारे में पढ़े हुए, उस वजह से मैंने आर्टिकल हाईलाइट किया है। ना आप कहोगे यहाँ पे क्यों बकवास कर रहे हो यार, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, ये बेकार है। नहीं, जब आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाओगे हुए तो चैप्टर नंबर 62 उसका नाम देखना, वो क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, ठीक है। तो वो पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पर है, तो आपको जाके वहाँ पढ़ना ही है। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्टेट एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश करा था हमारी भारत सरकार ने। क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? ताकि हम आतंकियों से लड़ सकें, इंडिया के अंदर जो भी टेररिज्म है उससे हम लोग लड़ सकें, उसकी वजह से हमने इसको एस्टेब्लिश करा था। नाउ एक आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर ये टेररिज्म से रिलेटेड लॉज वगैरह को भी बना लेती है। नाउ एजेंसी जो है ये एग्जिस्ट में आई थी कब, देख पाओगे आप, साल 2008 में एक टेरर अटैक हुआ था मुंबई में,
ठीक है। तो उस अटैक के बाद जो है यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। हमने सोचा यार हमें टेररिज्म से लड़ने के लिए भी हमारे पास कोई बॉडी होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ सभी में है। और ये NIA अपनी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाकर चलता है, जहाँ पर मोस्ट वांटेड गुंडों को डाला जाता है। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, बोला ये जा रहा है कि देखो आज के टाइम पर बेलारूस की काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। ठीक है, बेलारूस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है मैं अभी आपको बताता हूँ। हालांकि हमने इसको 2-3 दिन पहले इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो पुतिन ने क्या बोला है, जो आप कह सकते हो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने यहाँ पर होस्ट किया लुकाशेंको को। लुकाशेंको भी बेलारूस के प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे यूएस जो है क्या कर रहा है, यूएस बोल रहा है बेलारूस पे हम लोग सैंक्शंस लगा सकते हैं। यूएस जो है पूरी तरह से हिट कर रहा है बेलारूस को सैंक्शंस के साथ में। अब बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं, सिचुएशन समझो क्या थी, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये पिक्चर देखो, ठीक है, इस पिक्चर के थ्रू समझ में आएगा। बेलारूस के प्रेसिडेंट है यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और ये जो बंदा है ना, ये जो लड़का है, इसका नाम है रोमन प्रोटासेविच। ओके, अब हुआ क्या है, बेलारूस में एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, प्लेन को रोक लिया गया था। वो प्लेन अब देख पाओगे यहाँ पे बेलारूस है, इसके नीचे आपको ग्रीस देखने को मिलेगा, ऊपर लिथुएनिया देखने को मिलेगा। तो वो जो प्लेन है वो ग्रीस से लिथुएनिया जा रहा था ना, उसको यहीं पर बेलारूस में ही रोक लिया गया। अब उस प्लेन को रोका गया और उसमें से ये जो बंदा है, ये एक जर्नलिस्ट है, इसको निकाल लिया गया है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या सिचुएशन है, हुआ क्या रहा है कि बेलारूस के अंदर आप देख पाओगे ना, जो डेमोक्रेसी है वो हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। बेलारूस जो है, जब आप कह सकते हो USSR टूटा था, तो उसमें से बेलारूस इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, 1994 के आसपास। तब से ही जो है यहाँ पर बेलारूस के प्रेसिडेंट ये लुकाशेंको को आप देख पाओगे, वहीं तब से ही लीड कर रहे हैं, तब से ही वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अभी तक इतना टाइम हो चुका है, वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एक तरीके से मतलब अपोजिशन में लोग खड़े होते हैं, लेकिन ये फ्रॉड वगैरह करके अपने आप इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है, लोगों को मारा पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह की कंडीशन बेलारूस के अंदर देखने को मिल रही है। ना लोग चाहते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी हो ना। ये जो बंदा है इसके पास काफ़ी पावर है, या अपोजिशन में पूरी तरह से खड़ा हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हो अपोजिशन है। और मतलब आज के टाइम पर जो इसको हरा सकता है वहाँ के प्रेसिडेंट को, तो वो रोमन प्रोटासेविच हरा सकता है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समर्थन करते हैं रोमन प्रोटासेविच का, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। और प्लेन हाईजैक किया गया इस जर्नलिस्ट को, उसी वजह से जो है यहाँ से निकाल कर अरेस्ट किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे चाइना के बारे में है, ठीक है, जिसका थंबनेल आप देख पाओगे चाइना का, ठीक है। तो कुछ सूझा नहीं यार, कुछ मिला ही नहीं, तो मैंने चाइना का ये वाला थंबनेल लगा दिया। मैंने सोचा इससे अच्छा क्या रहेगा, ठीक है। जो चाइनीज़ सिटी है, आप कह सकते हो चाइनीज़ सिटी के अंदर वापस से लॉकडाउन्स लगते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया। सदर्न चाइनीज़ सिटी है ग्वांगझो, ठीक है, नाम माशाल्लाह होते हैं इनके, ग्वांगझो। तो शट डाउन कर दिया गया है, आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोविड के केसेस देखने को मिले हैं पिछले सप्ताह में, लगभग 20 नए इन्फेक्शन देखने को मिले हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे शट डाउन किया गया है। उसी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। नाउ जो ये इन्फेक्शन फैला है उसके बारे में ग्लोबल टाइम्स ने भी बताया है। नाउ ग्लोबल टाइम्स खुद का एक स्टेट मीडिया है, चाइनीज़ स्टेट मीडिया है, तो वो खुद अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक चाइना ने इन्फॉर्मेशन ज़रूर छुपाई है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के पास एकदम से कोविड के केसेस ख़त्म हो गए, तो एक तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है छुपा के रखी है। वरना तो यहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं नाम ज़रूर आता लिस्ट के अंदर। आज के टाइम पे लिस्ट पर नहीं है। आज के टाइम पर ये US, इंडिया, यही लोग ब्राज़ील, यही लोग स्टॉप कर रहे हैं इस कोविड के केसेस में। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख पाओगे, वियतनाम के बारे में डिस्कशन किया गया है। भाई वियतनाम में एक और हाइब्रिड वेरिएंट देखने को मिल गया है। अभी कोविड ख़त्म नहीं हो रहा, वेरिएंट पे वेरिएंट नया देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर एक नया वेरिएंट देखने को मिला, UK के अंदर एक नया वेरिएंट देखने को मिला, साउथ अफ्रीका के अंदर नया वेरिएंट देखने को मिला। नाउ अब वियतनाम के अंदर भी एक नया वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक हाइब्रिड वेरिएंट है। हाइब्रिड मतलब कि UK और इंडियन वेरिएंट का मिक्सचर है, ये एक हाइब्रिड वेरिएंट है। यूनाइटेड किंगडम का कौन सा वेरिएंट था आपको मालूम होगा, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है, B.1.1.7 करके
इंडिया का कौन सा वेरिएंट है, B.1.617.2। हालांकि इसमें नाम लगाना नहीं चाहिए, इंडिया का वेरिएंट कोई अच्छी बात है नहीं ऐसा कहना, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसी इन्फॉर्मेशन सब जगह दी जाती है, इंडियन वेरिएंट लिखा जाता है, यूके वेरिएंट लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा लिखना नहीं चाहिए क्योंकि वेरिएंट कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, किसी भी कंट्री का नाम नहीं देना चाहिए। हालांकि किसी भी कंट्री में ओरिजिन हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर नाम दिया गया है। बोला ये जा रहा है ये जो नया वेरिएंट है काफ़ी डेंजरस है, ऐसा यहाँ पे वियतनाम के द्वारा बोला गया है। देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर वियतनाम इस चीज़ को लेकर टैकल करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है श्रीलंका आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर फेस कर रहा है। क्यों? एक शिप में आग लगी और उसके बाद उस शिप का जो पोल्यूशन, एक तरीके से जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह है वो सब पूरी तरह से कोस्ट पर फैल चुका है। ना कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उसको साफ़ किया जाए, अदरवाइज़ जो इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी बुरा नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पर। ओके, तो श्रीलंका में एक यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है फिलीपींस जो है प्रोटेस्ट कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना जो है आप कह सकते हो इलीगल तरीके से साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस दिखाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, चाइना की आदत ही हरकत ही ऐसी है कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाना, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाना, वहाँ पे कब्ज़ा करना, तो इस तरीके की आदत उसकी बहुत पहले से देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह है मुद्दा है फिलीपींस के अंदर प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। फिलीपींस नहीं चाहता है चाइना जो है साउथ चाइना सी के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाए। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा हमने पिछले एक महीने पहले भी कवर किया था, जो चाइना है वो अपनी लगभग 100-150 बोट लेकर पहुँच गया है फिलीपीन वाले रीजन में। ठीक है, वहीं पर आसपास जो आप कह सकते हो सी के आसपास पहुंच चुका है और पहुंच चुका था। ठीक है, फिलहाल वहां पे वोट्स वगैरह वो हटाई गई हैं, लेकिन फिर से वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, तो उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन किया गया है ना। क्वेश्चन ये है फिलीपींस की कैपिटल क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग। ओके, ना उसके बाद साइंस एंड टेक का पेपर आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल नहीं है। ठीक है, इन आर्टिकल्स को आप रीड कर सकते हो, रीड कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं तो रीड कर लेना ना। यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो राउंड वॉर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से ये जो राउंड वॉर्म होता है, ये जो कीड़ा है, ये बोला ये जा रहा है क्या इन वॉर्म्स के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है? अगर होता है तो अगर नहीं होता तो फिर ये कैसे इन्फेक्शन से फाइट करते हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम होना ज़रूरी है, इम्यूनिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी बीमारी से लड़ना है तो देखो यहाँ पर बात करी गई है जो राउंड वॉर्म्स हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है सैनोर हैबिटेटस एलिगेंस। ओके, नौ ये जो नाम है साइंटिफिक, ये ऐसे एनिमल हैं बोला यह जाता है जिनके अंदर एक डेडिकेटेड इम्यून सेल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो ये वायरस के अटैक में रहते हैं, फंगल पैरासाइट्स के अटैक में रहते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरिडिया बोला जाता है। ओके, नाउ जो यूएस है उसने इस चीज़ को डिकोड किया करके बताया इसके पीछे का क्या रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है जो ये वॉर्म्स होते हैं वो अपने मेटाबॉलिज्म को महसूस कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसा रूल कर रहा है, और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ही जो है एक प्रोटेक्टिव डिफेंस लेकर चलते हैं, और उसी की वजह से आप कह सकते हो ये इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं। उसके बारे में बात करी गई है कि मेटाबॉलिज्म को एक तरीके से अपने ये सेंस से देखते रहते हैं। नाउ उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बात करी गई है सेंट्रल और व्हाट्सएप के टसल के बारे में। तो पिछले सप्ताह हमने सेंट्रल और व्हाट्सएप का टसल काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, और जो आईटी रूल्स है उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। नाउ मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। देखो आईटी रूल्स लाए गए थे, आईटी रूल्स 2021 25 फरवरी को लाए गए। इसमें यह बोला गया जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, या फिर जो भी हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो हो गया, ठीक है, या फिर जो आप कह सकते हो कि अमेज़ॉन प्राइम के बाद नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं, नाउ इनमें जो कंटेंट रहेगा, हमारी सरकार ने बोला अगर जो भी कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाएगा, एक तरीके से सोशल मीडिया पर कोई फेक न्यूज़ ना फैली जाए उसको देखा जाएगा, और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना हो तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आईटी रूल्स लेकर आए गए, ताकि जो है हम लोग कंटेंट को रेगुलेट कर सकें। ओके, कि उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पर ना दिखाई जाएँ ना। उसी को देखते हुए यहाँ पर अब देखो 25 फरवरी को ये सारे रूल्स लेकर आए और बोला गया था आप सारी कंपनीज़ को इसको फॉलो करना है, लेकिन कंपनीज़ जो है अभी तक फॉलो नहीं कर रही थी। नाउ फाइनली अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने बोला इन कंपनीज़ का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये जो ऐप्स हैं ये हम अपनी कंट्री के अंदर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बंद कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो जो है सिचुएशन क्रिएट हुई है, जैसे कि जो व्हाट्सएप है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए। व्हाट्सएप ने बोला है कि देखो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सही नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट्सएप से कि व्हाट्सएप जो है आप कह सकते हो कि अपने कंटेंट को रेगुलेट करे। और वो देखो इसमें जब ये आईटी रूल्स लाए गए थे इसमें एक चीज़ और बोली गई थी कि देखो अगर सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक है, अगर इस पर कोई भी गलत और फेक न्यूज़ फैल रही है, अफवाह फैल रही है, तो पता लगाना है उसका पहला ओरिजिनेटर कौन है। होता है ना ऐसा, देखो व्हाट्सएप पर एक अफवाह फैलती है और लगातार उसको सब लोग फॉरवर्ड करते हुए चले जाते हैं और वो अफवाह बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
तो यहाँ पे सरकार ने बोला देखो पता लगाना है ये अफवाह पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहले किसने इसको सेंड किया था, पहले किसने इसको फॉरवर्ड किया था। ओके तो यहाँ पर व्हाट्सएप इस चीज़ को लेकर बोल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, देखो ये चीज़ सही नहीं है। इससे क्या हो रहा है, हम लोग जो है जो कंपनीज़ है वो प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग को उनकी चैट्स को खोलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कहाँ पर है पहला ओरिजिनेटर, ठीक है, किसने यहाँ पर मैसेज किया है। तो इससे जो हमारी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो भी खत्म हो रही है, ऐसा यहाँ पर व्हाट्सएप ने बताया। ठीक है, तो आप देख पाओगे उसी के बारे में सारी खबर है। व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में गया और ये सारी चीज़ें रूल्स को चैलेंज किया गया। ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली मैंने आपको बताई। व्हाट्सएप से बोला गया कि आपको पहला ओरिजिनेटर ढूंढना है, लेकिन व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि देखो हमारी जो चैटिंग है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, हम इसको नहीं खोल सकते। इससे क्या होगा, जो प्राइवेसी है उसका हनन होगा। ठीक है ना, उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है देखो इसमें कोई फंडामेंटल राइट बेकार नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा मैसेज है जो कि कंट्री की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है, कोई ऐसी मैसेज है तो जो कि कंट्री के आप कह सकते हो आपकी कंट्री की रेपुटेशन के ऊपर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ढूंढना चाहिए, और किसने किया है उसको भी यहाँ पे ढूंढना चाहिए और उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा फिलहाल जो है अभी यहाँ पर, और अभी कुछ और सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। अभी हम लोग देखेंगे क्या आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप से रिलेटेड क्या बातें देखने को मिलती हैं आने वाले टाइम पे। इसी आर्टिकल्स को ये डेली बेसिस पर अपडेट होते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है SARS-CoV-2 के बारे में। देखो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में डिस्कशन किया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ ये बोल रही हैं कि जो कोविड है ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से पैदा हुआ है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो इसके बारे में बातचीत चल रही है। ठीक है, अभी इंडिया ने भी यही मुद्दा उठाया था। इंडिया ने भी बोला देखो पता लगाना चाहिए ये जो कोरोना वायरस है कैसे ओरिजिन हुआ है, हमें पता तो होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जाए। अब इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे कहाँ, क्योंकि पता हमें वही है चाइना में ये वायरस आया है, तो चाइना में ही जाएंगे हम लोग। और हालांकि WHO की टीम पहले भी जा चुकी है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर, उसने काफ़ी कुछ देखा था, काफ़ी कुछ रिसर्च करी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना वही स्टेटमेंट दिया कि हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है जो कि वायरस यहाँ से ओरिजिन हुआ हो। लेकिन अभी हाल ही में 2 रिपोर्ट देखने को मिली हैं और उस रिपोर्ट में ये बताया गया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 बंदे थे, 2 नहीं सॉरी 3 लोग थे जो कि बीमार पड़े थे साल 2019 में नवंबर के महीने में। ओके, और जो कोरोना है वो दिसंबर में आ चुका था, तो मतलब कहीं ना कहीं वहीं से ओरिजिन हुआ है, कहीं ना कहीं वहाँ से लिंक हो सकता है। तो उसी की वजह से US भी आज के टाइम पर दबाव डाल रहा है, बोल रहा है कि देखो हाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए किस तरीके से कोविड जो है ये ओरिजिन हुआ है, और उसके ऊपर रिसर्चेस होनी चाहिए। फिलहाल क्या चाइना खुश होगा ये सुनकर? तो चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाइना तो एक तरीके से इसको काउंटर कर ही रहा है, बार बार बोल रहा है कि देखो हम पहले भी बता चुके हैं, पहले भी हमारी टीम स्टडी कर चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस इंस्टीट्यूट से इस लैब से कोई वायरस लीक नहीं हुआ है। वो WHO की टीम भी तो आई थी, उन्होंने भी तो इन्वेस्टिगेशन किया था, उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, ऐसा यहाँ पे चाइना बोल रहा है। चाइना यहाँ पे काफ़ी गुस्सा भी है क्योंकि बार बार जो है चाइना के ऊपर ये बातें आ जाती हैं, बार बार आप कह सकते हो आज के टाइम पर USA डाल रहा है चाइना के ऊपर ये सारी चीज़ें। ओके ना, उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। तो इसके बारे में भी हमने पिछले आप कह सकते हो जो पिछला हफ्ता निकला है ना, ये पिछले 7 दिन निकले हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए वो संडे में डिस्कशन कर लिए जाते हैं। देख पाओगे हमने जो है IT रूल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, चाइना के अंदर जो कोविड फैला है कैसा ओरिजिन हुआ है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ यहाँ पे बात करी गई है लक्षद्वीप के अंदर। तो लक्षद्वीप के अंदर आज के टाइम पर काफ़ी सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लोग वहाँ पर आज के टाइम पर परेशान हो चुके हैं। सबसे पहले हम लक्षद्वीप को देखेंगे। तो जो लक्षद्वीप है आप देख पाओगे इंडिया का एक सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर आपको 36 आइलैंड देखने को मिलेंगे और ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोला जाता है, आर्कीपेलागो। ओके नाउ ये जो यूनियन टेरिटरी है ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में आती है। यहाँ पर 3 मेन ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है अमंडीवी आइलैंड, दूसरा है लेकेडिवी आइलैंड, तीसरा मिनकॉय आइलैंड। मिनकॉय आइलैंड सबसे बड़ा भी है। नाउ अमंडीवी आइलैंड आप देख पाओगे नॉर्दर्न मोस्ट में है, वाइल जो मिनिकॉय आइलैंड है वो सदर्न मोस्ट में है। जो लक्षद्वीप की कैपिटल है वो है कवरत्ती। और पिटी आइलैंड आज के टाइम पर आप देख पाओगे यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है। पॉपुलेशन की बात करें तो 93% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ की मुस्लिम्स मेजोरिटी है, और वो जो मेजोरिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, वो STs वाली पॉपुलेशन है। ओके नाउ पैसा कैसे कमाते हैं, मेन ऑक्यूपेशन क्या चलता है, तो वो फिशिंग वगैरह करते हैं, कोकोनट की कल्टीवेशन होती है। ठीक है, साथ ही साथ कॉयर ट्विस्टिंग होता है। कॉयर ट्विस्टिंग का मतलब आप देख पाओगे जो कोकोनट के हेयर्स होते हैं उससे रस्सी बनाई जाती है, रोप बनाई जाती है, तो उसको बोला जाता है कॉयर ट्विस्टिंग। उसके बाद जो है टूरिज़्म की बात करी जाती है। टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है लक्षद्वीप का, तो इन सब की वजह से वहाँ पे वो लोग पैसा जनरेट कर लेते हैं। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिया ना, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग
परेशान ना हो कि हम लोगों ने मैप में लक्षद्वीप को नहीं देखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे यह है लक्षद्वीप का मैप, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में इधर की साइड आप देख पाओगे ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये लक्षद्वीप के अंडर में आते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है वो है कवरत्ती। ओके क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, अब लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर आप देख पाओगे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 लाया गया। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये जो लेटेस्ट ड्राफ्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लाई गई थी 2021 की, ठीक है, और इसमें यहाँ पर हुआ क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लक्षद्वीप के अंदर कौन रूल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रूल करेगा। लेकिन आज के टाइम पर जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को दर्जा दिया गया है वो कौन, एक बीजेपी लीडर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखो एक आईएएस आईपीएस की अफसर की जगह है वो, तो पॉलिटिशियन को आपने भेजा है यहाँ पर, बीजेपी लीडर हैं वो। ठीक है, और उनका काम भी सही नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उस डेवलपमेंट प्लान्स की वजह से लोगों को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि उनके घर हटाए जाएंगे एक तरीके से, हालांकि उनको मुआवजा दिया जाएगा लेकिन फिर भी लोग नहीं चाहते हैं इस तरीके का इंटरफेरेंस करना। लोग वहाँ के खुश हैं, देखो सबसे बड़ी बात, लोग लक्षद्वीप के अपने आप में खुश हैं, लोग नहीं चाहते हैं बाहर से कोई उसमें इंटरफेयर करे और जो है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करें। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, नए नए रोड्स, रिंग रोड्स, मेजर स्ट्रीट, रेलवे, टर्नवे, एयरपोर्ट्स, ये थिएटर, म्यूजियम, ये सारी बनाने की बात करी जा रही है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर। साथ ही साथ बीफ वगैरह को बैन किया है जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने रोमन प्रोटेस्टेज के बारे में अभी बताया, बेलारूस के अंदर क्या कंडीशन चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये हमारे नए सीबीआई डायरेक्टर बने हैं, आपको मालूम होगा, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो हमारे नए सीबीआई डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है एस के जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो काफ़ी बार डिस्कशन किया हम लोगों ने जब से ये डायरेक्टर बने हैं, मैंने आपको डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में ही पढ़ा है सीबीआई कैसे अपॉइंट किया जाता है ना। सीबीआई भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्ष्मीकांत के अंदर आपको चैप्टर नंबर 61 देखने को मिलेगा, सीबीआई उसमें आपको चर्चा में देखने को मिल जाएगा। 1963 में एस्टेब्लिश करा गया था और जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी है। गवर्नमेंट के जो करप्शन होते हैं, सरकार की जो भी कोई करप्शंस हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर देखभाल करती है ये सीबीआई। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आज का लास्ट आर्टिकल आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को, बात करी गई सेकंड वेव के बारे में। जैसे जैसे कोविड का सेकंड वेव देखने को मिला है, उसकी वजह से जो लोन है वो लोन भी काफ़ी बढ़िया है, हज़ारों की संख्या में लोगों ने लोन लेना चालू कर दिया है। और छोटे छोटे लोन्स, जैसे कि यहाँ पर 6,000 रुपये का लोन लिया है ताकि जो है अपने हेल्थ एक्सपेंसेस को वो लोग कवर कर सकें। और जो लोन लेने वाली उम्र है वाले लोग हैं वो 25 से 40 साल के लोग हैं जिन्होंने ये लोन लिया है। तो उसके बारे में बताया गया, मतलब कि कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी से वो लोग गुजर रहे होंगे, तभी जो है कि उनको लोन लेने की यहाँ पर दिक्कत पड़ रही है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।